नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्मजीव और सूक्ष्मजीव से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूक्ष्मजीवों से होने वाली सबसे बड़ी हानि है कि सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित अन्य जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करेंगे। कुछ ही सूक्ष्मजीव हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव हैं जो हानिप्रद हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्मजीवों से रोग भी उत्पन्न होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि सूक्ष्मजीव रोगजनक हैं। अच्छा, इस शब्द का क्या मतलब है? रोगजनक। रोगजनक, रोगजनक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले जीव। अभी आगे आपको एक और शब्दावली मिलेगी, रोगवाहक। तो ध्यान देंगे, रोगजनक का अर्थ है रोग उत्पन्न करने वाले जीव। ठीक है, तो जो भी सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रोगजनक सूक्ष्मजीव कहेंगे। अगली शब्दावली जो आने वाली है रोगवाहक, इसका मतलब होता है रोग का संचरण करने वाले जीव। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाले जीव क्या कहे जाते हैं? रोगवाहक कहे जाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव रोगजनक हैं। किसमें रोगजनक हैं? पादप में, इसके अलावा मनुष्य में और अन्य जंतुओं में। ठीक है, जैसे कि मनुष्य एक जंतु है, लेकिन हम मनुष्य हैं तो रोग पढ़ते समय में मनुष्य के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए मनुष्य को हमने अलग से लिखा हुआ है। इसके अलावा अन्य जंतुओं में भी सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोगजनक का अर्थ आपको क्लियर है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव रोगजनक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि रोगजनक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पे आपका आता है जीवाणु। विषाणु भी रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, जो अलग किस्म का ही सूक्ष्मजीव है। ठीक है, जिसको पूर्णतः दर्जा तो नहीं मिला है सूक्ष्मजीव का। ठीक है, लेकिन वो सूक्ष्म है। ठीक है, तो विषाणु को भी हम लोग रोगजनक में क्लासिफाई करेंगे। जीवाणु, विषाणु, ये सारे आपके रोगजनक सूक्ष्मजीव हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ से मनुष्यों में रोग होता है। और एक रोगजनक है जिसका नाम है कवक। क्या नाम है? कवक। ठीक है, तो ये आपके रोगजनक सूक्ष्मजीव हैं। कौन कौन से आते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। ध्यान देंगे, शैवालों से कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, नार्मी तो शैवाल से कोई रोग होता नहीं है, तो उसको हम यहाँ रोगजनक सूक्ष्मजीव में क्लासिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोगजनक वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहा जाता है। अगली कैटेगरी जो एक आती है इसी के जैसी, वो रोगवाहक की है। इसका क्या मतलब है? रोग का संचरण करने वाले जीव। अच्छा, संचरण का मतलब समझते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा या कीटों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों को हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, या फिर संक्रामक रोग कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहेंगे? संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। जैसे कि हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, सर्दी, खांसी, ये जो रोग हैं आपके, ये संचरणीय रोग आते हैं। ठीक है, और अधिकांश रोग जो भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक के द्वारा होते हैं वे कैसे होते हैं? संचरणीय रोग होते हैं। ठीक है, अब वही संचरण अगर किसी कीट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, किसी कीट के द्वारा, किसी मक्खी के द्वारा या किसी मच्छर के द्वारा हो रहा है या किसी अन्य जंतु की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उस जंतु या उस कीट को हम क्या कहेंगे? रोगवाहक कहेंगे। रोग को फैलाने वाले जीवों क्या कहेंगे? रोगवाहक कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको रोगजनक और रोगवाहक में अंतर क्लियर है कि रोगजनक वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है,
और रोगवाहक वे जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोगवाहक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक कैटेगरी में देखते हैं कौन से जीव जो है, कौन से सूक्ष्म जीव जो है किस प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है जीवाणु जनित रोगों में इन्होंने टाइफाइड और टीबी के बारे में दिया है। टाइफाइड, देखिए हमें रोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, इन रोगों के बारे में बस हमें ये जानना है कि किस सूक्ष्मजीव से कौन सा रोग होता है। टाइफाइड, टीबी। टीबी को जो है हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग। इसके अलावा एंथ्रेक्स दिया हुआ है। एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाला रोग था, लेकिन ये पशुओं से मनुष्यों में भी फैलता है। ठीक है, ऐसे रोग को हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का आपका एक एग्जांपल है एंथ्रेक्स। ठीक है, वैसे आपसे नहीं पूछने वाला है यहाँ। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं एंथ्रेक्स किस में होता है, तो आपको दोनों बताना है, पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हैजा दिया हुआ है बुक में। ठीक है, क्षय रोग, एंथ्रेक्स और एक रोग का नाम दिया गया है हैजा। इतने जीवाणु रोग आपको याद करने हैं। कौन कौन सा रोग जीवाणु से होता है? टाइफाइड, टीबी, एंथ्रेक्स और हैजा। ठीक है, इन रोगों के बारे में आपको याद करना है कि ये रोग जो है जीवाणु से होते हैं। अब हल्का सा इनके बारे में समझ लेते हैं। टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो है दूषित भोजन एवं दूषित जल से होने वाला रोग है। ठीक, इसमें जो है छोटी आंत प्रभावित होती है और बुखार, सर दर्द, पेट दर्द ऐसे इसके लक्षण है। ठीक है, इसका संचरण दूषित भोजन एवं दूषित जल के द्वारा होता है, यहाँ कोई रोगवाहक नहीं होता है। ठीक है, टीबी की बात करें तो यह एक एयरबॉर्न डिसीज है, यानी कि वायु जनित रोग है। टीबी फेफड़े का संक्रमण है। जब कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, ठीक है, तो होता क्या है, कुछ बिंदु कण निकलते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। ठीक है, इसमें टीबी का जीवाणु होता है। अब अगर मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने आता है, ठीक है, तो ये बूंदें श्वास के द्वारा उसके अंदर जाएंगी और वह व्यक्ति भी टीबी से संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो संचरण के तरीके आपसे पूछ सकते हैं। टाइफाइड जो है दूषित भोजन एवं दूषित जल से होने वाला रोग है। टीबी जो है वायु जनित रोग है। ठीक है, वायु, आपको क्या बताना होगा? वायु। ठीक है, वायुवीय संक्रमण या कहें प्रत्यक्ष संक्रमण। ठीक है, आमने सामने अगर आप रोगी के आते हैं तो वायु जनित रोग आपको होने की संभावना रहती है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग है, ये जो है पशुओं के संपर्क में रहने से होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संक्रमित पशु है, उसके संपर्क में आते हैं। बाकी फिर अगर मान लीजिए इंसान है तो वही हाल है कि वायु के द्वारा इसका संक्रमण होगा। हैजा का संक्रमण भी दूषित भोजन एवं दूषित जल से होता है। हालांकि यहाँ रोगवाहक भी हैजा को फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खियाँ हैजा का संक्रमण करती हैं। अभी उसको स्पष्ट करेंगे कैसे जो है घरेलू मक्खियाँ हैजा का संक्रमण कर सकती हैं। फिलहाल आगे अभी देखते हैं। अगला है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोगों में आपको याद करना है सबसे पहला जुकाम, जिसको सर्दी भी कहते हैं। फ्लू याद करना है, फ्लू, इसको हम लोग इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू। और आपको एड्स एक रोग है। डेंगू वायरस के बारे में आपने सुना होगा, डेंगू बुखार। ठीक है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पोलियो, खसरा, विषाणु जनित रोग आपको ज़्यादा याद करने हैं। पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स को हम लोग चेचक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, चेचक। और शायद हेपेटाइटिस के बारे में भी आपको पढ़ना है, हेपेटाइटिस भी दिया गया है। हेपेटाइटिस एक तरह का लीवर का कैंसर है, मान के चलिए, ठीक है। तो इतने रोगों के बारे में आपको पढ़ना है विषाणु जनित रोगों में, ठीक है। ये अभी आपके जो भी रोग दिए जा रहे हैं सामान्य रूप से मनुष्यों में होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ में आपको जो है पढ़ना है, जो इसमें मलेरिया के बारे में पढ़ना है, पढ़ना कुछ अभी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ याद करना है कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से विषाणु से होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ से और कौन से काउ से, ठीक है। मलेरिया, इसके अलावा अतिसार यानी कि अमीबी पेचिस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कवक में आपको दाद पढ़ना है, कवक जनित रोग कौन सा है, दाद है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पादप रोगों की बात करें तो कवक में जो पादप रोग है वो गेहूं का रस्ट रोग है, गेहूं का रस्ट रोग। ये किससे होता है, कवक से होता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। इसके अलावा भिंडी का पीत रोग, ठीक है, भिंडी का पीत रोग आपको पढ़ना है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। चलिए इधर लिख देते हैं। अब आपको तो पता ही है भिंडी पादप है, तो पादपों में होने वाला रोग रहेगा, ठीक है। भिंडी का पीत रोग, ठीक है, इसमें होता क्या है, भिंडी जो है पीली पड़ने लग जाती है, ठीक है। शायद जीवाणु के बारे में दिया है। एक बहुत फेमस रोग का नाम दिया है सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस फल होते हैं उनमें ये रोग होता है, यानी जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के फलों में रोग होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग है, इसको आप स्पेशल याद करेंगे पादप रोगों में, ठीक है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। सिट्रस कैंकर किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। जैंथोमोनास सिट्री नामक एक जीवाणु है जो सिट्रस कैंकर उत्पन्न करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना। तो टोटल इतने रोगों को आपको पढ़ना था। टाइफाइड क्या था, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो कि दूषित भोजन एवं दूषित जल से होता है। यहाँ आपको यही सब पूछेंगे, बहुत बेसिक सी जानकारियाँ, ठीक है, कुछ इसमें स्पेशल है नहीं। टीबी के बारे में पूछेगा तो यह एक वायु जनित रोग है, यानी कि प्रत्यक्ष संक्रमण से हो सकता है, ठीक है। यानी आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आए तो जब भी वो खांसेगा छींकेगा तो उससे आप संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं, क्षय रोग, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्षय है, क्षय, क्षय का मतलब नष्ट होना, ठीक है। एक बार हुआ क्या कि हमने एक लड़के से पूछा कि क्षय रोग के जीवाणु का नाम बताओ, मतलब किस जीवाणु से होता है, ठीक है। तो वो 6 रोगों के नाम बताने लगा, 6 अलग अलग रोगों के नाम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि क्षय रोग है ना कि क्षय रोग, ठीक है। क्षय का मतलब नष्ट होना, इसमें क्योंकि फेफड़ा जो है नष्ट हो जाता है, तो इसी के बारे में यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। क्षय रोग, ठीक है, किसे संक्रमित करता है, फेफड़े को संक्रमित करता है। इसका संक्रमण कैसे होता है, संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संक्रमण से या कहें कि वायु के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद एंथ्रेक्स है, ठीक है, इसका भी दूषित भोजन, दूषित जल या वायु के द्वारा इसका संक्रमण हो सकता है। हैजा, हैजा भी एक दूषित भोजन एवं दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर, तो या जो नींबू का, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, ऐसे फलों में सिट्रस कैंकर होता है। यह रोग जो आपका दिया है सिट्रस कैंकर, इसका संक्रमण वायु के द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो जीवाणु है वायु के द्वारा उन फलों में जो है संक्रमण फैलाता है, ठीक है। इसके बाद विषाणु में जुकाम दिया है, जुकाम का संक्रमण कैसे होता है, तो यहाँ भी वायु के द्वारा ही होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम है, अब वह उसके कुछ लक्षण होंगे, खांसेगा, छींकेगा, ठीक है, बार बार छींक आएगी, तो जब भी वह छींकता है तो पानी की बूंदें निकलती हैं। इसमें कुछ बूंदें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अब जो बड़ी बूंदें हैं वो भारी होती हैं तो क्या होती हैं, जमीन पर बैठ जाती हैं, यानी
उससे संक्रमण होने के चांसेस कम है बड़ी बूंदों से। लेकिन जो छोटी बूंदें हैं नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, तीव्र प्रकाश में उसे देखा जा सकता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये छोटी बूंदें इसी वायु में बनी रहेंगी। अब मान लीजिए वो आदमी छींक के चला भी गया, ठीक है, उसके बाद आप उस रास्ते से गुजरे, आप भी सांस ले रहे हो, ठीक है, जब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे तो उसी के साथ उस संक्रमित बिंदु कण भी चले गए। अब उसमें जुकाम का वायरस है, ठीक है, जैसे एक राइनो वायरस है जिससे जुकाम होता है, ठीक है, तो राइनो वायरस है, वो भी आपके अंदर चला गया, आपको भी संक्रमित करेगा, आपको भी खांसी आएगी, छींक आएगी। तो इस तरीके से जुकाम का संचरण होता है। तो जुकाम भी एक संचरणीय रोग है, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है सारे के सारे आपको संचरणीय रोग ही हैं, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। फ्लू भी इसी प्रकार का रोग है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसका जब सीजन होता है तो लोगों में फ्लू फैलने लगता है। इसके बाद एड्स है, एड्स भी एक विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस से होता है, ठीक है। इसका जो संक्रमण होता है वो लैंगिक संपर्क से होता है। एड्स का संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, जो सबसे मुख्य है इसमें क्या है, लैंगिक संपर्क। इसके बाद डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है एक वाहक के द्वारा होने वाला रोग, मतलब इसका जो फैलाव होता है वो डेंगू वाहक के द्वारा होता है। डेंगू मच्छर के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। अब उस डेंगू मच्छर का नाम क्या है जिसको हम लोग रोगवाहक के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है एडीज मच्छर। क्या नाम है, एडीज मच्छर। इसी को टाइगर मच्छर भी कहते हैं, हालांकि टाइगर मच्छर और एडीज मच्छर में फर्क है, ठीक है। ये एडीज इजिप्टाई है, ठीक है, जो टाइगर मच्छर होता है उसका साइंटिफिक नाम एडीज एल्बोपिक्टर है, ठीक है। हालांकि आप टाइगर मच्छर इसको बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एडीज उसमें भी है और एडीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एडीज मच्छर किसका संक्रमण करता है, डेंगू का संक्रमण करता है। अब ये कैसे करेगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डेंगू वायरस से ग्रसित है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो डेंगू वायरस से ग्रसित है। अब यह एडीज मच्छर जब उस व्यक्ति को काटेगा, ठीक है, काटेगा नहीं बल्कि काटेगी। यहाँ एक ही ध्यान देना है कि जो मच्छर है ये फीमेल है, कैसी है, फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल का साइन है, ये फीमेल एडीज मच्छर है, ठीक है। क्योंकि जो नर मच्छर होता है वो काटता ही नहीं है। क्यों नहीं काटता है, क्योंकि नर मच्छर की जो चूसक ग्रंथियां होती हैं, सकर्ष ग्लैंड होती हैं, वो अविकसित होती हैं। अगर वो किसी को काटेंगे शायद वो उनकी जिंदगी का आखिरी काट होगा, ठीक है, क्योंकि उसका डंक ही टूट जाएगा, मर जाएगा वो मच्छर, ठीक है। तो नर मच्छर जो है खून नहीं चूसता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होता है इसमें क्या होता है कि इसकी सकर्ष ग्लैंड जो होती हैं, चूसक ग्रंथियां जो होती हैं काफी हद तक विकसित होती हैं, इसके डंक जो है मजबूत होते हैं, तो यह जो है काट सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है फीमेल एडीज मच्छर है। जब यह मच्छर किसी को काटेगी तो क्या होगा, जो उसके अंदर जो संक्रमित व्यक्ति था उसके अंदर डेंगू वायरस है, वह डेंगू वायरस इस मच्छर के अंदर जाएगा, ठीक है। वो डेंगू वायरस कहाँ गया, इस एडीज मच्छर के अंदर गया। अब यही एडीज मच्छर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को जाके काटती है तो इसके मुख में, ठीक है, मुख में जो लार है वह लार उस व्यक्ति के ब्लड में जाएगा और उस लार में क्या होंगे, डेंगू के वायरस होंगे, ठीक है, डेंगू वायरस। तो एक दूसरा व्यक्ति भी डेंगू से संक्रमित हो गया, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, इसको डेंगू था, क्या था, डेंगू। एडीज मच्छर ने इसे काटा, ठीक है, तो हुआ क्या, जब काटा तो ब्लड को लिया, इससे डेंगू वायरस उस मच्छर की लार ग्रंथियों में आ गया, ठीक है, लार ग्रंथियां सलाइवा में आ गया। अब जो है यही एडीज मच्छर कहाँ गया, एक दूसरे व्यक्ति बी को काटता है। अभी बी जो है सामान्य रूप से ठीक ठाक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। तो क्या हो गया, जब एडीज मच्छर ने, किसने, एडीज मच्छर ने, इसने पहले ए को काटा जिससे क्या हुआ, मच्छर संक्रमित हुआ, ठीक है, मच्छर संक्रमित हो गया। अब जो है मच्छर जब संक्रमित हो गया तो इसने जब किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को काटा तो इसका जो डेंगू वायरस था वो बी वाले में आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, बी भी डेंगू ग्रस्त हो गया, बी भी डेंगू ग्रस्त हो गया। अब इसी प्रकार से इस रोग का फैलाव होता रहेगा, ठीक है।
ध्यान देंगे कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जरूरी नहीं है, इसके लिए उस मच्छर का संक्रमित होना जरूरी है। ठीक है, जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह खुद संक्रमित होता है, उसके बाद संक्रमण फैलाता है। क्योंकि जो डेंगू का वायरस है वो द्विपोषदी परजीवी है, एक तो मनुष्य में कुछ हद तक अपना जीवन तय करता है, एक जो है एडीज मच्छर में तय करता है। ठीक है, तो एडीज मच्छर यहाँ पर वाहक का कार्य कर रहा है। किस रोग का वाहक है? डेंगू रोग का वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझना है पोलियो। पोलियो भी दूषित भोजन, दूषित जल से होने वाला रोग है। ठीक है, दूषित भोजन एवं दूषित जल से होने वाला रोग आपका पोलियो है। ठीक है, इसके अलावा वायु से भी इसका संक्रमण हो सकता है। ठीक है, हालांकि यह मुख्य रूप से दूषित भोजन एवं दूषित जल से होता है, वायु के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है। खसरा भी वायु के द्वारा होने वाला रोग है, चिकन पॉक्स भी और स्मॉल पॉक्स भी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स प्रत्यक्ष संपर्क से भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप संपर्क में आ गए, किसी को चेचक है उसके संपर्क में आ गए, उसको छू दिया तो आपको भी चेचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके विषाणु जनित रोग थे। ठीक है, इसके अलावा भिंडी का पीत रोग। ठीक है, भिंडी का पीत रोग ये जो है विषाणु से होने वाला रोग है और इसका संक्रमण जो होता है वायु और बीज के द्वारा होता है। ठीक है, वायु के द्वारा, और जो भिंडी के बीज होते हैं इनसे इसका संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ संक्रमण के तरीके भी याद रखने हैं। सिट्रस कैंकर वायु के द्वारा, भिंडी का पीत रोग वायु और बीज के द्वारा, इससे इसका संक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में मलेरिया सबसे पहले। ठीक है, मलेरिया एक परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, यानी वो प्रोटोजोआ ही है। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ होगा? प्लाज्मोडियम, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये लाइन सीधा क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, कि मलेरिया, जो मलेरिया है इसका कारक क्या है? रोगजनक का नाम लिखिए, मलेरिया के रोगजनक का नाम। तो आप क्या लिखोगे रोगजनक में? प्लाज्मोडियम का नाम लिखोगे। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है क्या? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग होता है। यह भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी द्विपोषदीय परजीवी है। ठीक है, यानी अपना जीवन संपन्न करने के लिए इसे दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक पोषद मनुष्य होता है और दूसरा पोषद मच्छर होता है। ठीक है, इसका भी संक्रमण का तरीका यही है कि एक व्यक्ति ए है जो ऑलरेडी मलेरिया से पीड़ित है, उसको मलेरिया है। ठीक है, फिर एक मच्छर, अच्छा यहाँ मच्छर चेंज होगा। ठीक है, आपको उसका भी नाम, ये भी फीमेल ही है, हमने बता दिया फीमेल ही रहेगा। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर, क्या नाम है? एनोफिलीज मच्छर। तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि अभी यह मलेरिया से ग्रसित है। ठीक है, जो ए है वो क्या है? मलेरिया से ग्रसित है। अब हुआ क्या कि एनोफिलीज मच्छर ने इसको काटा। ठीक है, अपने भोजन के लिए काटा, इसके ब्लड के लिए। ठीक है, अब होगा क्या? जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उस एनोफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाएंगे। अब यही एनोफिलीज मच्छर किसी दूसरे मनुष्य को, तीसरे मनुष्य को या किसी भी मनुष्य को काटती है। ठीक है, तो इसकी लाला ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से जो पैरासाइट है वो निकल करके उस नए मनुष्य के ब्लड में चले जाएंगे और वहां अपनी क्रिया जारी रखेंगे, जो भी इसकी फंक्शनल कार्य होते हैं। ठीक है, जो भी अपना कार्य करना होता है, विभाजन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो बी वाला व्यक्ति बी था, ये भी मलेरिया से ग्रसित हो गया। तो यहां पर एनोफिलीज मच्छर क्या है? एक रोगवाहक का कार्य कर रहा है। किस रोग का रोगवाहक है? मलेरिया का रोगवाहक है। तो ध्यान देना है, एडीज मच्छर डेंगू का वाहक है, एनोफिलीज मच्छर किसका वाहक है? मलेरिया का वाहक है। ठीक है, अगला रोग दिया है अतिसार। ठीक है, अतिसार का मतलब होता है पेचिस, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर आप अमीबी पेचिस के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, अमीबी पेचिस, ठीक है, जिसको अतिसार के नाम से यहाँ पुकारा जा रहा है। ठीक है, अमीबी पेचिस, इसे खूनी पेचिस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस रोग में मल से खून आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
अमीबी पेचिस, यह एक प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। क्या नाम है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसके द्वारा क्या होता है? अतिसार होता है, अमीबी पेचिस होती है। ठीक है, इसका संक्रमण जो है आपके जैसा मतलब हैजा का है उसी प्रकार से अतिसार का भी है। ठीक है, यह भी एक रोगवाहक के द्वारा होने वाला रोग है। दूषित भोजन, दूषित जल के द्वारा होगा। कैसे होगा? लेकिन इसका संचरण किसने किया? रोगवाहक कौन है? तो रोगवाहक का नाम है घरेलू मक्खी। ठीक है, क्या नाम है? घरेलू मक्खी। ठीक है, अब घरेलू मक्खी इसका संक्रमण कैसे करेगी? ठीक है, क्या नाम दिया जा रहा है? घरेलू मक्खी। किसका रोगवाहक है? हैजा का है और आपका अतिसार का है, डायरिया का भी है, लूज मोशन। ठीक है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो हमारे घरों में आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है, घरेलू मक्खी। ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं घरेलू मक्खी। यही वह मक्खी है जो अतिसार फैलाने का कार्य करती है, अमीबी पेचिस फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा हैजा, डायरिया और काफी हद तक टाइफाइड का भी संचरण कर सकती है। ठीक है, होता क्या है? अब आपको पता है मक्खियों को गंदगी में रहने की आदत है। मक्खियां जो है कूड़े करकट वाले स्थानों बैठती हैं, जहां कूड़ा उड़ा फेंका जाता है। ठीक है, वहीं पर जाकर बैठती हैं। अब सपोज डेट कि जिसको अतिसार हो गया, ठीक है, प्रवाहिका, लूज मोशन, ठीक है, अब वह व्यक्ति अगर खुले में शौच करेगा, मल करेगा, ठीक है, तो उस मल में क्या होंगे? अतिसार के प्रोटोजोआ होंगे, एंटमीबा होगा उसमें। यही एंटमीबा जो है अतिसार उत्पन्न करता है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटमीबा, यही उत्पन्न करता है। ठीक है, अतिसार। अब एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका नाम ए है। ठीक है, एक ऐसा है अतिसार से ग्रसित है। इसने मान लीजिए खुले में शौच किया। क्या किया? खुले में शौच किया। ठीक है, खुले में शौच किया। अब मक्खी आएगी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है उसके मल पर बैठेगी। अब मल जो होगा इसके पैरों से चिपक जाएगा, यानी कि जो एंटमीबा था इसके पैरों में आ गया। अब यही मक्खी जब यहां से हट कर जाएगी, कहां जाएगी? भोजन पर जाएगी। असावधानी अगर आप रखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक रोगी व्यक्ति था जिसने खुले में शौच किया, मक्खी वहां पर आकर बैठी, ठीक है, जिससे एंटमीबा जो है उसके पैरों से लग गए, ठीक है, मल के साथ। अब ये रोगजनक जो है मल के साथ कहां आएंगे? अब जब मक्खी आई भोजन पे बैठी, आपने भोजन को खुला छोड़ दिया, तो ये मक्खी क्या हुआ? भोजन पे आके बैठी। अब यही मक्खी क्या होगा कि आपके भोजन पर आकर बैठेगी, ठीक है, भोजन में रोगजनक आ गए। अब जो भी व्यक्ति उस भोजन को करेगा, ठीक है, उसके पेट में जाएगा, और वह नया व्यक्ति भी, ठीक है, जो हमारा बी व्यक्ति था जिसने भोजन किया, जिसने संदूषित भोजन किया। भोजन कैसा था? संदूषित था। जब उसने भोजन किया वो भी संक्रमित हो गया। तो इस तरीके से घरेलू मक्खी जो है इन रोगों का संचरण करती है, फैलाती है। ठीक है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर इन रोगों से बचना है, ठीक है, तो आप क्या करें? अपने भोजन को ढक कर रखें। ठीक है, बात सुनकर ही अजीब लग रही होगी, ठीक है, कि मल पर बैठती है, मल को लेकर आती है और भोजन पे बैठती है। आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, और मच्छर से होने वाले रोगों के बारे में तो एक चीज ध्यान देंगे कि मच्छर प्रजनन हमेशा जल में करता है। कहाँ करता है? जल में करता है। ठीक है, उसको अंडे देने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है? कहीं पर भी जल ना इकट्ठा होने दें, पानी ना इकट्ठा होने दें, कहीं भी गंदा पानी है इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, मच्छर मारने वाली दवाएं का छिड़काव करें। ठीक है, डीडीटी की छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मच्छरों को मार दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा मच्छर भगाने वाली क्रीम, स्प्रे आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, खास ध्यान रखें कि मलेरिया या डेंगू ऐसे रोग जो मच्छरों से होते हैं
वो इकट्ठे पानी से होते हैं, ठीक है। यानी कैसे यहाँ पानी इकट्ठा है, वहां पर मच्छर प्रजनन करेंगे, मच्छरों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होंगे, ऐसे रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कवक। कवक से होने वाला रोग कौन सा है, दाद है, ठीक है। दाद, जिसको मतलब रिंगवर्म इंग्लिश में कहा जाता है। इसका एक लक्षण है खुजली, ठीक है। यह कवक से होने वाला रोग है। ट्राइकोफाइटान, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटान, ऐसे इसके कवक है जिससे दाद नामक रोग होता है, ठीक है। यह भी अस्वच्छता के कारण होता है या किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से हो सकता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, ठीक है। खुजली होती है और जहां पर खुजली होगी उस स्थान पर लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, उसका फैलाव होता है, ठीक है। तो ये आपका दाद रोग है। यहाँ पर आपको शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कवक जो है जहां भी लगेंगे क्या करेंगे, उसको खराब करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रोग थे। इसके अलावा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, गाय में, ठीक है, गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है, ठीक है। यानी उनके खुर पक जाते हैं और मुंह पक जाता है, ठीक है। ऐसे रोग होते हैं। वो किससे होते हैं, वह भी आपके विषाणु से होते हैं। गायों का खुर पका एवं मुंह पका रोग किससे होता है, विषाणु से होता है। एंथ्रेक्स की बात करें, इसके जीवाणु का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पहले ही बताया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच साहब ने क्या खोजा था, एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु खोजा था, ठीक है। क्या नाम था, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। एंथ्रेक्स मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाला रोग है, एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। यानी पहले यह पशुओं में होता था, बाद में इसे क्या हुआ, जंतुओं में आया, ठीक है, मनुष्यों में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए क्या है, ठीक है। संचरणीय रोग हो गया, ठीक है। हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या है, आपके संचरणीय रोग हैं। हमें नहीं लगता कोई ऐसा यहाँ रोग लिखा है जो संचरणीय नहीं है, सारे के सारे रोग संचरणीय है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या है, यानी खाना खराब हो जाना, ठीक है। खाने का खराब हो जाना क्या है, खाद्य विषाक्तन। कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण हमारा भोजन क्या होता है, संदूषित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खाद्य विषाक्तन कहा जाता है। इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। असल में होता क्या है कि कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे एक जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, ठीक है। जब ये भोजन में आता है, ठीक है, वायु में ऐसे घूमते रहते हैं, भोजन कुछ समय बाद जब ठंडा पड़ने लगता है, ठीक है, या एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तो ये बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। ये करते क्या है, रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, जिसे होता क्या है, भोजन का स्वाद एवं गंध बदल जाता है और वह भोजन दूषित हो जाता है, यानी खाने योग्य नहीं रह जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति उस भोजन को करता है, उसको उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, ठीक है, चक्कर आएंगे, ऐसे लक्षण आएंगे। तो एक खाद्य विषाक्तन है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम है, इसके द्वारा क्या होती है, खाद्य विषाक्तता होती है, ठीक है। तो इसको भोजन का खराब होना कहते हैं। तो अब हमें यही पढ़ना है कि खाने को खराब होने से बचाया कैसे जाए। ये तो समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म जीव क्रिया करेंगे, वहां कवक भी हो सकता है, खाद्य विषाक्तन के लिए जीवाणु भी हो सकता है, ठीक है। ये भोजन को खराब कर देते हैं, उसमें पॉइजन बनाते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बनाते हैं। अगर कोई मनुष्य उस भोजन को करेगा तो उसको कैसे लक्षण होंगे, पेट की बीमारियां होंगी, ठीक है। उसको लूज मोशन हो सकता है, उल्टी होगी, ऐसे रोग उसको हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब हमें ध्यान देना है कि कैसे हम अपने भोजन को खराब होने से बचाएं। यानी हमारा अगला टॉपिक है खाद्य परिरक्षक या खाद्य परिरक्षण, कि हम अपने भोजन को कैसे खराब होने से बचाएं। तो खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
तो ध्यान देंगे भोजन का खराब होना यानी कि खाद्य विषाक्तन एक रासायनिक अपक्रिया है। यहाँ क्या होता है, एक रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया क्यों है? आपने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा होगा कि एक बार पदार्थ की अवस्था बदल गई, स्थिति बदल गई तो उसे दोबारा उस रूप में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया कुछ पहचान होती है, तो यह भी एक सबसे बड़ी पहचान है कि पुनः उसी रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। खाना आपका खराब हो गया, फिर से आप उसे अच्छा नहीं बना सकते, ठीक। तो खाद्य परिरक्षक पढ़ना है, खाद्य परिरक्षक। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि कमरे के तापमान पर कुछ सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं। अच्छा, कमरे का तापमान, एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान। कमरे का तापमान होता कितना है? तो ध्यान देंगे 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे का तापमान कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल जो कमरे का तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक मानक है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूक्ष्मजीव सक्रिय होंगे और इसी को हम कमरे का तापमान भी कह रहे हैं कि कमरे के तापमान पर सूक्ष्मजीव सक्रिय होंगे और भोजन को खराब कर देंगे, ठीक है। तो खाद्य परिरक्षक आता है, तो हमने कहा कई तरीके से हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रसायनों द्वारा कैसे इसका परिरक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? रसायन के द्वारा। कुछ रसायन हैं जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं, रसायन द्वारा। तो इसमें जो आपको याद करना है सोडियम बेंजोएट। ध्यान से नाम सुनेंगे, सोडियम बेंजोएट। क्या कहा जा रहा है? सोडियम बेंजोएट। इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। बहुत आता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है, ठीक है। तो वहाँ आपका ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, फिटकरी आ जाता है, तो ये सब कोई परिरक्षक नहीं है, ठीक है। आपका सोडियम बेंजोएट आएगा, वहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये आपके जो है सामान्य परिरक्षक है, ठीक है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड एक आप याद करके चलेंगे, बेंजोइक एसिड भी परिरक्षक है, लेकिन ध्यान देंगे भोजन के परिरक्षण में काम नहीं आता है, ठीक है। ये किसी बॉडी ओडी के प्रिजर्वेशन में काम आता है, ठीक है। भोजन का परिरक्षण हम जो है अम्ल के द्वारा नहीं करते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दोनों आपको अनिवार्य रूप से याद करने हैं परिरक्षक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आप याद करिए पाश्चराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण। जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी पिछली क्लास में कि लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। असल में उन्हीं के नाम से पाश्चुरीकरण पड़ा है क्या पाश्चुरीकरण? इसको देखते हैं पाश्चुरीकरण है क्या, ठीक है। तो देखिए, दूध के पाश्चुरीकरण दूध के परिरक्षण की एक विधि है। इसमें होता क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड गर्म करते हैं, जिससे यह दूध खराब नहीं होता। क्या करना है, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करेंगे तो हमारा दूध जो है खराब नहीं होगा। ये क्या है, पाश्चुरीकरण है। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया पाश्चुरीकरण। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो पढ़ने लायक थी, आपको जरूर याद करनी है, रसायन द्वारा और पाश्चुरीकरण, ठीक है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर भी खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। आप कहेंगे तो भाई पानी ठंडा करने के लिए है, असल में खाद्य परिरक्षक का है, ठीक है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आपको दिया जाता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, देखते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हो सकता है आपके एग्जाम में सिद्धांत ही आ जाए कि क्यों जो है रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब नहीं होता। तो ध्यान देंगे, बहुत ही कम तापमान पर सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, मरेंगे नहीं, निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। वही यहां हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? न्यून तापमान होता है। आपको पता है रेफ्रिजरेटर ठंडा करने का कार्य करता है। इसका तापमान कैसा होता है? न्यून होता है, यानी बहुत कम होता है। और न्यून तापमान पर सूक्ष्मजीव क्या होंगे? इनकी वाट लग जाएगी, ठीक है, मतलब निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं, न्यून तापमान पर सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं। इस सिद्धांत पर आपकी रेफ्रिजरेटर कार्य करती है, ठीक है। आ रहा बात समझ? बहुत ही कम तापमान पर सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इसी सिद्धांत पे आपका बनाया गया है रेफ्रिजरेटर, जो कि एक न्यून तापमान प्रोवाइड कराता है आपके भोजन को, और भोजन खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तो अभी तक 3 टॉपिक हो चुके हैं। खाद्य परिरक्षक में क्या हो गया? पाश्चुरीकरण। इससे किसका संरक्षण करते हैं? दूध का संरक्षण करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक आपको गर्म करना होता है दूध को। आपका दूध आराम से 6 महीने तक के लिए प्रिजर्व है, ठीक है। हर किसी के एक लिमिट होती है, एज लिमिट, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा ये भी नहीं चल सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अब एक बार बना दिया तो कभी खराब नहीं होगा, ठीक, खराब तो होगा, इसको संरक्षण करना पड़ता है, ठीक है। रसायन द्वारा तो सोडियम बेंजोएट आपको यहाँ याद करना है, और क्या याद करना है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन 2 रसायनों का नाम याद रखेंगे जो भी कक्षा 8वीं में है। कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे या आगे कोई कंपटीशन एग्जाम देना होगा वहाँ पूछेगा, ठीक है, किन रसायनों का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। बेंजोइक एसिड आपको बताया गया है, परिरक्षक अगर आएगा तो आप बेंजोइक एसिड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ खाद्य परिरक्षक पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। रेफ्रिजरेटर न्यून तापमान होने से क्या होता है? सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ही हैं, ठीक है, ठंडी के मौसम में इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, आलसीपन आता है। वैसे ही सूक्ष्मजीव भी क्या होते हैं? उनमें आलसीपन आ जाता है, ठीक है, अपना काम धाम छोड़ देते हैं, ठीक। अगला है नमक एवं चीनी, तेल एवं सिरका के द्वारा कुछ अम्ल भी, ठीक है, खाद्य अम्ल यानी खाए जाने वाले अम्ल। क्या आएगा इसमें? सिरका आएगा, नींबू का रस आएगा, ये सब आपकी चीजें खाद्य अम्ल है, ठीक है। इसके द्वारा भी हम परिरक्षण करते हैं। देखते हैं इससे किसका परिरक्षण किया जाता है। तो नमक के द्वारा मांस, मछली, आम, आंवला, इमली, इनका परिरक्षण करते हैं, ठीक है। नमक भी परिरक्षक है। किसका परिरक्षण कर रहे हैं? आम, आंवला, इमली, इसके अलावा मांस एवं मछली का, ठीक है, मांस एवं मछली, इसमें भी नमक लगा के रखते हैं, ठीक है, परिरक्षण के लिए, मतलब खराब होने से बच जाए। तो ये नमक है। इसके अलावा चीनी है, चीनी, जैम यानी मुरब्बा, ठीक है, आपने मुरब्बा देखा होगा, चीनी से बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि चीनी एक परिरक्षक है। जैम, स्क्वैश, जेली, इसमें आपका जो है चीनी परिरक्षक के रूप में यूज होता है। इसके अलावा तेल एवं सिरका, ठीक है, अचार, सब्जी, फल, मछली और मांस, ठीक है। सिरका का ध्यान देंगे, ठीक है, सिरका, आचार, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, आपके घरों में जब अचार बनाया जाता है उसमें सिरका डालते हैं, ठीक है, तेल भी डाला जाता है। क्यों डाला गया है? क्या सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए? देखिए, स्वाद बढ़ाने से पहले, वो स्वाद बढ़ाता है उसका सेकेंडरी वर्क है, ठीक है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अचार को खराब होने से बचाना। अरे मेरी बात समझ में, ठीक है। सिरका क्यों डाला जाता है? तेल क्यों डाला जाता है? नमक क्यों डाला जाता है? आप इसको ऐसे समझिए, एक आप घर पे अचार बनाते हैं, ठीक है, जो घर पे अचार बनाया जाता है वो जल्दी खराब हो जाता है। वहीं आप बाहर से जो अचार लेके आते हैं दुकान से, ठीक है, जो फैक्ट्री में बनता है उसका अचार, वो जल्दी खराब नहीं होता। उन दोनों में आप क्या अंतर देख पाएंगे? तो ये चीज देखेंगे कि जो बाजार का अचार है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है,
एकदम जैसे नमक ही अंधाधुंध उसमें डाला गया है। और सिरका भी एकदम ढेर सारा डाला रहेगा, तेल भी डाला रहेगा। ये सारी चीजें ज्यादा क्यों डाली जा रही हैं? ताकि खराब होने से बच जाए। अब आप घर में बनाते हो तो वो तेल ज़्यादा डालेंगे, नुकसान करेगा, ठीक है। सिरका ज़्यादा तो आप कम डालते हो तो आपका कम चलता है, ठीक है। लेकिन उनको बेचना है ना, लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, तो क्या करते हैं फैक्ट्री वाले? नमक ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, तेल ज़्यादा डालेंगे, और क्या करेंगे, सिरका ज़्यादा डालेंगे। ऐसी चीज़ क्या करते हैं, एकदम अंधाधुंध भर के डालते हैं, ठीक है, जिससे इनका अचार जो है ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है। टेस्टी हो चाहे ना हो, लेकिन चलेगा लंबा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्धांत है क्यों जो है नमक ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नमक एक परिरक्षक है, ठीक है। सिरका डालते हैं अचार में खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सिरका, मांस, मछली, ये सब भी आपका परिरक्षक है, फल का भी परिरक्षण करता है और सब्जियों का भी। तो आपका खाद्य परिरक्षण टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि खाद्य विषाक्तता यानी भोजन का खराब होना किस प्रकार का परिवर्तन है या किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ध्यान देंगे रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया कैसे? क्योंकि पुनः उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सीधा सा जवाब है, ठीक है। इसके अलावा भंडारण एवं पैकिंग दिया हुआ, भंडारण एवं पैकिंग, ये क्या है भंडारण एवं पैकिंग? जैसे आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स में हवा भरी रहती है, हवा। आप कहते हैं बहुत ज़्यादा हवा भर के दिया, 5 रुपए ले लिए, 4 ठो चिप्स थमा दिया, हवा क्यों भरा है इतना? असल में वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। भोजन खराब कब होता है? जो भी ये जीवाणु रिएक्शन करा रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका भोजन जो है टूट रहा है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीकरण कहां से होगा, ठीक। अब यहां चिप्स की फैक्ट्री में होता क्या है कि पैकेट से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ऑक्सीजन क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। और करते क्या है, इसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ये कुछ अच्छा भी नहीं करेगी, कुछ खराब भी नहीं करेगी, बस जैसे है उसको वैसा ही रहने दो। इसे कोई मतलब नहीं है कि इसमें क्या है, चिप्स है क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन उतना डिस्टर्ब करता, चिप्स रखा है हम भी खाएंगे, ठीक है, उसको क्या किया, डिसे करना शुरू कर दिया, ठीक है, डिसे नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन निकाल के उसमें नाइट्रोजन भर दिया तो क्या हो गया, नाइट्रोजन कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसमें है क्या, उसको बस अपने से मतलब है, ठीक है, न किसी से लेना न किसी को देना, ठीक है। ये इसका फार्मूला है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इसी वजह से नाइट्रोजन गैस हम लोग भरते हैं, ठीक है। तो ये भंडार एवं पैकेजिंग है। एक और टॉपिक बचा हुआ है नाइट्रोजन चक्र, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोगों ने पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन चक्र पढ़ने वाले हैं, उससे पहले इसको एक बार रिमूव कर लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या था, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। अब मन में सवाल आता है कि नाइट्रोजन यौगिक में बदल रहा है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन घट रही है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी यह 78% कैसे बनी हुई है, आज तक 1% कम क्यों नहीं हुई? तो इसी का जवाब है नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। वहां आपने पढ़ा था तड़ित के द्वारा, नील हरित शैवाल के द्वारा, जिसका एक अन्य नाम साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और जीवाणु ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया, इससे नाइट्रोजन घट जाएगी। तो आइए समझते हैं कैसे नाइट्रोजन 78% ही बनी रहती है, वो घटती बढ़ती क्यों नहीं है? बढ़ने का तो वही बात अलग है, लेकिन घटना चाहिए था, लेकिन फिर भी बना हुआ है। तो समझिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल,
ठीक है, नाइट्रोजन चक्र। देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अब हुआ क्या कि 3 तरीके से इसका स्थिरीकरण हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। ठीक है, पहला तड़ित के द्वारा, ठीक है, क्या था, तड़ित, इसके अलावा जीवाणु और एक बीजीए, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तड़ित और जीवाणु और बीजीए, इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया था। ठीक है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या किया, नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया, नाइट्रोजन यौगिक में। और यह प्रोसेस क्या कहा गया था, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में बदलना। ठीक है, ये जो बदलेगा आपका अमोनिया के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसके बाद नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण क्या है, एक लाइन आपको याद होगी, आपको बताया गया था कि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्वतः ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वे इसे मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भाई जीवाणु और बीजीए ने या फिर तड़ित ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनिया में बदला है, अभी भी पौधा नहीं ग्रहण कर सकता है। तो इसके आगे देखिए होता क्या है कि कुछ अन्य जीवाणु होते हैं जिनका नाम है नाइट्रीकारी जीवाणु। ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं। क्या करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे और इसे किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, नाइट्रेट। ये किसने किया, नाइट्रीकारी जीवाणु। इसका सीधा एग्जांपल लिख देते हैं, नाइट्रोसोमोनास। ये वे जीवाणु हैं जो नाइट्रीकरण करते हैं, यानी अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट बदलते हैं। ठीक है, और एक रूप में बदल सकते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास जो करता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, इसके बाद नाइट्रोसोमोनास। इन्होंने क्या किया, नाइट्राइट में बदल दिया। और एक अन्य बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, इसने क्या किया, नाइट्रेट में बदला। और हमें यही नाइट्रेट मुख्य रूप से चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रेट हुआ क्या कि पौधों ने इसे क्या किया, ग्रहण कर लिया। पौधे, ठीक है, पौधे क्या करेंगे, नाइट्रेट को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 ग्राफ निकला हुआ है, एक इधर जा रहा है। कुछ और जीवाणु आते हैं जिन्हें हम विनाइट्रीकारी जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकारी जीवाणु। ठीक है, विनाइट्रीकारी जीवाणु जो क्या करेंगे, विनाइट्रीकरण करेंगे। इस शब्द का क्या मतलब है, ये करेंगे क्या, इस नाइट्रेट को फिर से बदल देंगे किसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ठीक है, अब दूसरा तरीका पौधों ने यूज कर लिया। यूज करने के बाद जब प्लांट डेड कर जाएगा, ठीक है, डेड कर जाएगा, तो इसका जब अपघटन होगा तो इसमें नाइट्रेट मृदा में मुक्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहां से हो क्या सकता है, वो सीधा विनाइट्रीकारी जीवाणु के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाए। या फिर हो क्या सकता है कि पुनः जो है एक अन्य ग्राफ इधर आ सकता है। ठीक है, कि पुनः जो है यूज हो गया। ठीक है, पुनः नाइट्रोजन में बदला और किसी अन्य पौधे ने उसको क्या किया, यूज कर लिया। ठीक है,
तो बात समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, तड़ित और जीवाणु और बीजीय इन सब ने क्या किया, इसको नाइट्रोजन यौगिक में चेंज किया, अमोनिया में चेंज हो गई। इससे क्या हुआ, यहाँ जो 78% की मात्रा थी ये घटती दिख रही है। फिर नाइट्रोसोमनास नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया, नाइट्रीकरण कर दिया, नाइट्रेट में बदल दिया, नाइट्राइट में बदल दिया। अब इसे पौधों ने ग्रहण किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ जीवाणु थे जिसका नाम था विनाइट्रीकारी जीवाणु। इसमें आप एग्जाम्पल में थियोबैसिलस का नाम लिख सकते हो। यह एक ऐसा ही जीवाणु है जो क्या करता है, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस इसका पूरा नाम है। थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस क्या करेगा, नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में मुक्त कर देगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन मुक्त कर दिया। तो भाई जो चेंज हुआ था फिर से वहीं आ गया। तो देख रहे हो एक पूरा सर्कल बन रहा है। जब सर्कल बन रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, 78% आपका लागू रहेगा, ठीक है। यही आपका नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है, कि कैसे यहाँ नाइट्रोजन यौगिक में बदल रहा है और फिर से नाइट्रोजन यौगिक आपके नाइट्रोजन में बदल जा रहे हैं। यही आपको क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? वायुमंडलीय नाइट्रोजन 78% थी, कुछ जीवाणुओं ने, कुछ शैवालों ने और कभी कभी तड़ित ने क्या किया, इसे नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया, अमोनिया में बदल दिया। फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, इन्होंने क्या किया, इसे नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल दिया, ठीक है। और यही नाइट्रेट पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया, प्लांट डेड कर गया, कुछ सूक्ष्म जीवों ने उसका क्या किया, जैविक अपघटन कर दिया। अब जैविक अपघटन से नाइट्राइट मृदा में मुक्त हो गई। मृदा में कुछ जीवाणु थे जिनका नाम है विनाइट्रीकारी जीवाणु, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जैसे। इन्होंने क्या किया, फिर से उसी नाइट्रेट को चेंज कर दिया, किसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। इस तरीके से आपकी नाइट्रोजन क्या रहती है, बैलेंस रहती है। आ रही बात समझ में? अब यहां सवाल उठता है कि राइजोबियम के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया गया था, इन विचारों को स्थान क्यों नहीं दिया, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास को? तो देखिए ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं, ये मृदा में पाए जाते हैं। ये तो भाई तैयार बैठे हैं कि हमें अमोनिया दो, हम उसको नाइट्रेट में चेंज करेंगे, तो हमें तो इसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। मृदा में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाने वाले स्वतंत्र जीव हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है, हर एक मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई वहां तैयार बैठे हैं कि जैसे ही अमोनिया आएगी हम लोग उसको नाइट्रेट में चेंज कर देंगे। लेकिन पहले अमोनिया तो मिले। अमोनिया बनाने वाला जो बैक्टीरिया था वो कौन था, राइजोबियम था, इसलिए उसके बारे में बताया गया, ठीक है, बीजीए था। तो भाई सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो अमोनिया में चेंज हो, क्योंकि जब एक बार वो अमोनिया में चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाती है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर इसका निपटान कर देते हैं, ठीक है। वही हाल यहाँ थियोबैसिलस का है, इसकी भी कोई समस्या नहीं है, ये भी मृदा में पाया जाता है और क्या करता है, फिर से उसे चेंज कर देता है, ठीक है, फिर से चेंज कर देता है कहाँ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ये आपका होता है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन सभी सजीवों का प्रमुख संगठक है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन से बने हैं, आपको पता है प्रोटीन से, प्रोटीन असल में नाइट्रोजन से बनती है, ठीक है, नाइट्रोजन से बनती है। पौधे ने इस तरीके से ग्रहण किया। अब मान लीजिए जो हम लोग शाकाहारी जंतु हैं, जब पेड़ पौधों को खाएंगे, ठीक है, तो उसकी प्रोटीन का यूज करेंगे, इससे हम लोग वहां से नाइट्रोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन आदि का भी प्रमुख संगठक है, ठीक है। तो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन की कुल मात्रा 78% होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। आपका सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु लेसन समाप्त हो चुका है। आपने देखा मित्र के रूप में इनकी कैसी उपयोगिता थी, ठीक है, दही बनाने में था, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ठीक है, किण्वन आपने देखा था, एक अच्छा प्रोसेस था। इसके बाद आपने आज हानिकारक जीवाणुओं के बारे में भी देखा कि कैसे यह हमें हानियां पहुंचाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन के एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले लेसन के भी एमसीक्यू किए थे, ठीक है, तो आपको उसका एक बेहतर अनुभव रहा होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इस लेसन का भी एमसीक्यू अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।